दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज बात करता हूँ कोई न कोई विशिष्ट जन्म कुंडली के बारे में या कोई न कोई रोचक ज्योतिषीय विषय के बारे में। और आज भी आपसे बात करने वाला हूँ जो आपके स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है, यह कुंडली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की जन्म कुंडली है। इनका जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। उस समय पिता उनके बैडमिंटन के टेक्निकल विषयों को वहाँ रह के सीखते थे, शायद कोई नौकरी भी करते थे। इनका जन्म डेनमार्क कोपेनहेगन का है। अब पृष्ठभूमि इनकी अभिनय की बिल्कुल ही नहीं, पृष्ठभूमि इनकी खिलाड़ी की थी। और इनके पिता सुप्रसिद्ध बैडमिंटन के खिलाड़ी थे और उन्होंने देश के नाम बहुत सारे सुप्रसिद्ध टूर्नामेंट्स को जीत के अपने नाम और अपने देश का नाम रोशन किया था। यह उनकी ही पुत्री है। इनकी जन्म कुंडली आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रही होगी सुस्पष्ट। यह कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न में ही चंद्रमा बैठा है और वहीं पे मंगल बैठा है, केतु भी वही है। शनि दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है और तीसरे भाव को जरा गौर कीजिएगा। तीसरे भाव में धनु राशि में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों बैठे हैं। इसकी चर्चा, इस योग की चर्चा मैं बार बार करता हूँ। मैं आगे इस विषय में हम लोग बात करेंगे। इनका बृहस्पति नीच का है। देखिए, चतुर्थ भाव में मकर का बृहस्पति नीच का होता है, लेकिन इसका नीचत्व पूर्ण रूप से भंग हो रहा है। चंद्रमा जहाँ पे बृहस्पति उच्च का होता है वह राशि कर्क है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा इनके लग्न में ही है, इसलिए बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। इनका जन्म पूष महीने में हुआ है। वेदों में इस महीने को हम लोग तपस कहते हैं और उस समय में जो नक्षत्र हैं, सूर्य 3 नक्षत्रों से गुजरता है। वह मूला से गुजरता है, वह पूर्वाषाढ़ा से गुजरता है, वह उत्तराषाढ़ा से गुजरता है। जिस समय इनका जन्म हो रहा था तो सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में था। अब देखिए हमारे भारतीय ज्योतिष का कमाल। अभिनय में आई तो इनका लग्न जो है वह तुला लग्न है। तुला का स्वामी क्या? शुक्र। और सूर्य जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, इस नक्षत्र का स्वामी क्या? शुक्र। तो लग्नेश भी शुक्र और सूर्य का नक्षत्र भी सूर्य, उसका स्वामी भी शुक्र। तो इन्हें अभिनय की ओर किस्मत ने ढकेला। इन्होंने तो कोशिश कुछ और की थी। ये राष्ट्रीय स्तर की महिला बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। फिर मॉडलिंग ट्राई किया इन्होंने और किस्मत ने इन्हें अभिनय की ओर उन्मुख कर दिया और अभिनय में इन्होंने जो नाम कमाया वो बस कहने की ज़रूरत नहीं। अब नाम कैसे कमाया, इन बातों पे चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेरे कुंडली देखने का तरीका है वह तरीका है कि आपका भारतीय हिंदू वर्ष के किस महीने में जन्म हुआ। तो ये पूष महीने में जन्म हुआ। पूष महीने में सूर्य धनु राशि में होता है और धनु राशि में सूर्य यदि बुध के साथ हो, सूर्य यदि शुक्र के साथ हो तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। मैं हमेशा सूर्य, बुध और शुक्र की चर्चा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यदि वह बृहस्पति की राशि में या बुध की राशि में, खास करके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो क्या कहेंगे। इनका पराक्रम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठा है तो पराक्रम इनके अंदर के उस अंदरूनी साहस को वह बढ़ाने वाला है और यथोचित संघर्ष करके आगे बढ़ाने वाला है और फिर सब कुछ फल देने वाला है। यश, प्रतिष्ठा, ज्ञान, एक विशेष तरह का नाम। और चूँकि जो लग्नेश है वह सूर्य और बुध के साथ है तो इनकी जो दृष्टि है वह भी बहुत खूबसूरत है। केवल चेहरा ही नहीं, इनकी जो संपूर्ण दृष्टि है वह अद्भुत, सम्मोहक, आकर्षक और लुभावनी है, मन मोह लेने वाली है। मैंने जैसा बताया इनका बृहस्पति का नीच भी भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग भी बनता है।
इनके व्यक्तित्व के बारे में 2-3 बातें मैं बताऊं। इनके लग्न पे विचार कीजिए, वहाँ पे चंद्रमा है और केतु है। चंद्रमा और केतु यदि लग्न में या कहीं भी बैठ जाए, चंद्रमा तो खुद ही एक लग्न होता है, तो व्यक्ति को अतिशय संवेदनशील, बहुत भावुक और भावनाओं और संवेदनाओं का स्तर इस हद तक जाता है कि वो भावनाओं में और संवेदनाओं में कुछ कर गुजर सकती है। केतु मन को मलिन करता है, चंद्रमा मन सो जाता है। पुरानी कहावत है, वह मन को मलिन करता है, वह मन को मैला कर देता है। तो कभी कभी ऐसी जातिका बिना किसी वजह के भी नैराश्य में, अवसाद में या डिप्रेशन में जा सकती है। और वह कोई एक बार नहीं, वह पूरे जीवन में इस तरह का एपिसोड, इस तरह की घटना 2-3 बार होती है। और ध्यान रहे, जब कभी भी चंद्रमा की अंतर्दशा, प्रअंतर्दशा या महादशा रहेगी तब ऐसा होगा। जब इनकी बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा थी, ये शायद पीरियड 15-16 का था, उस पीरियड में ये मानसिक अवसाद में गई थी और इन्होंने उसको बखूबी कबूल किया और कहा कि यह कबूल करना चाहिए, अब वह समय नहीं रहा। और वैसे माहौल में एक विशेष तरह की छटपटाहट, एक विशेष तरह की घुटन, एक अच्छी नींद का नहीं आना, लगातार एक ही वृत्त पे घूमते रहना, लगातार एक ही बातों को सोचते रहना और अपने को सबसे निरीह समझ लेना, अपने से कुछ भी नहीं होगा इसका एहसास हो जाना, रोने का मन करना, ऐसी बातें इनको होती होगी उस पीरियड में। ये मन की इतनी संवेदनशील हैं, इतनी भावुक हैं, इतनी छोटी छोटी बातें इनको आहत कर सकती है कि यह मन से कभी भी बहुत कमज़ोर हो जा सकती हैं यदि इन्होंने मेडिटेशन पे बहुत काम नहीं किया तो। इनकी महादशा की बात करें तो इनकी महादशा में जो बृहस्पति की महादशा है, राहु की महादशा 2003 तक चली। इनकी बृहस्पति की महादशा 2019 तक चली। यह महादशा इनके लिए अच्छी इसलिए रही क्योंकि बृहस्पति नीच का होके भी उसका नीचत्व भंग हो गया और वह नवमांश में भी अच्छी स्थिति में है। शनि की महादशा, शनि शुरुआती दौर में इनके लग्न कुंडली में अच्छा नहीं दिख रहा है। ये देखिए, जो शनि है वह दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में अपने परम शत्रु की राशि मंगल की राशि में बैठा है। तो सामान्यतः यह लग सकता है कि आने वाला समय इनका उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं, इनके नवमांश में जो शनि है वह उच्च का हो गया है और इस कारण से जो आने वाली महादशा होगी शनि की, उस महादशा में भी यह अच्छे अच्छे फिल्मों में काम करेंगी, कुछ कालजयी फिल्मों में काम करेंगी, कुछ वैसी उपलब्धि हासिल कर जाएंगी जिससे यह अमर हो सकती। इनकी कुंडली में कई योग हैं, योग न होते तो भला कोई इस स्तर तक पहुंच पाता है, इस संसार के इस सफलता के आकाश में इतनी दूरी तय करने का अभिप्राय ही है, तात्पर्य ही है कि उनकी कुंडली में अच्छे योग होंगे। तो इनके कुंडली में भी अच्छे योग हैं। गज केसरी योग, चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से यदि केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है, मैंने बहुत बार चर्चा की है। वेसी योग, वासी योग, उभयचरी योग, इसकी भी चर्चा मैंने कई बार की है। जब चंद्रमा से दूसरे या चंद्रमा से 12वें चंद्र और राहु केतु को छोड़ के अन्य ग्रह हों तो क्रमशः वेसी और वासी योग कहते हैं। जब दोनों तरफ ग्रह हों तो उभयचारी योग कहते हैं। इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से दिखता होगा आपको। सूर्य बुध शुक्र तो हैं ही, उनके पहले एक शनि है, उनके बाद में बृहस्पति है, तो उभयचरी योग भी है। ये सारे योग अच्छे हैं। इनकी कुंडली में एक पर्वत योग है। आमतौर से जब लग्न भाव का स्वामी 12वें भाव का स्वामी से संयोग करता है तो इसे अरिष्ट योग कहते हैं। लेकिन इनके स्वामी एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लें तो इसे अच्छा योग माना जाता है। आप इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में वह उस कारण से पर्वत योग बनता है। इनकी कुंडली में 9 का योग भी बनता है। 1 से 7 भाव में सारे ग्रह आ जाएं तो 9 का योग बनता है। इनका देखिए, लगन भाव से लेके सप्तम भाव तक आते आते सारे ग्रह आ जाते हैं। ये थोड़ा इन्हें फिकल माइंड बनाते हैं।
ये मैंने अभी अभी कहा कि ये जल्दी आहत हो जाती हैं, तो इन आहत हो जाने के कारण थोड़ा सा फिकल माइंड नौका योग वाले लोगों का होता है। इनकी कुंडली में बसुमती योग भी है। इनकी कुंडली में एक योग है जिसका नाम है यूपा योग। यूपा योग एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट योग है। ये नाभस आकृति योग है। जब 1, 2, 3, 4 में राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह आ जाएं तो नाभस आकृति योग उपा योग बनता है। ऐसे लोग बहुत संस्कारी, बहुत सात्विक, बहुत टची, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्मिक, बहुत धर्मभीरू ऐसे लोग होते हैं। और इनकी पृष्ठभूमि भी कुछ उसी तरह की होती है। ईश्वर के प्रति आस्था, अध्यात्म के प्रति आस्था, धर्म से जुड़े हुए होने की बात, सात्विकता, खाने में सात्विकता, सोच विचार में सात्विकता। तो ऐसा इनकी कुंडली में इस यूपा योग के कारण मुझे दिखता है। शनि की महादशा, जैसा कि मैंने कहा, ये शनि की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, ये शायद 2030-32 का पीरियड होगा। इस पीरियड में पुनः यह मानसिक अवसाद जैसी समस्याओं को झेल सकती हैं। यदि किसी कुशल ज्योतिषी या निष्णात ज्योतिषी से इनका संपर्क रहेगा तो उसके पहले खास तरह का उपचार, रुद्राभिषेक जैसी चीज़ यदि करवा ली जाए या चंद्रमा की शांति की जाए तो वो जो एपिसोड है उसकी जो डिग्री है वह कम हो सकती है। तो इन्हें उस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो मोती की माला धारण करनी चाहिए इनको। तो इनकी कुंडली में वो सारे योग दिखते हैं, सिवाय इसके कि इनका जो 7th हाउस है वह थोड़ा पीड़ित है। और इसीलिए मैंने इनकी कुंडली के नीचे इनके पति भाव की भी कुंडली रखी है। अब इनका देखिए, इनके जो 7म भाव में राहु है और 7म भाव में राहु, मंगल का होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इनकी मंगल की दृष्टि भी है और वहाँ राहु भी है, तो 7म भाव इनका पीड़ित है। आमतौर पे रणवीर सिंह और इनकी जोड़ी को बहुत सफल जोड़ी मानी जाती है, एक बड़ा विवाह माना जाता है। लेकिन इनके दोनों कुंडलियों को जब मैंने देखा तो दोनों के विचार व्यवहार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये एक चिंतक की तरह हैं। तुला लग्न है, तुला का मतलब ही संतुलन है और मर्यादाओं का जीवन, संस्कार, सात्विकता, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अभिरुचि और बहुत सोच समझ के मर्यादित व्यवहार। जबकि जो रणवीर सिंह की कुंडली है वह बड़ा मस्त मौले की कुंडली है। वह कुछ भी कर सकता है। वह किसी भी स्तर पे वह जब बोलने लगे तो जो उसका लग्न उनका है कन्या, और उनका बुध जहाँ अवस्थित है और बुध पर बृहस्पति की दृष्टि है, बुध पर शनि की दृष्टि है, वो बोलने लग जाएं तो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। सामने वाले को महज चुप रह के सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, वो हज़ार व्यक्ति के सामने वह किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। उन्हें उसमें शर्म या संकोच जैसी चीज़ नहीं होती। यह कन्या लग्न की पहचान है। कन्या लग्न के लोग अभिव्यक्ति के लिए बहुत उत्प्रेरित होते हैं। अभिव्यक्ति उनकी शानदार होती है और अभिव्यक्ति में वो संकोच नहीं करते। और एक अभिनेता के लिए तो यह बहुत बड़ी विशेषता है कि जब वो अभिनय करे तो सामने चाहे कैसे भी लोग हों, कितने भी लोग हों, उसमें संकोच न हो। ये सब तो अच्छी बातें हैं और बुध भी पर भी इनकी बहुत अच्छी डिग्री है। लेकिन इनका भी जो 12वां भाव है उसका स्वामी जो है वह बृहस्पति है, वह इनकी कुंडली में भी नीच गया है। ऑफ कोर्स वह जाके नवमांश में वह उच्च का हो जाता है। लेकिन आप ज़रा गौर से देखेंगे तो इनका भी जो जन्म है वह आषाढ़ में हुआ और इनका जो सूर्य का नक्षत्र है वह पुनर्वसु में है। सूर्य पुनर्वसु में बहुत अच्छा फल देता है, जल्दी सफलता दे देता है, कम परिश्रम में सफलता दे देता है। लेकिन इनका जो चंद्रमा का नक्षत्र है वह शतभिषा है और दीपिका पादुकोणे का जो चंद्रमा का नक्षत्र है और लग्न का नक्षत्र है दोनों स्वाति है और इन दोनों के स्वामी राहु होते हैं। और ऐसा होना
पति पत्नी दोनों का नक्षत्र वैसा नक्षत्र होना जिसका स्वामी राहु हो, यह अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें अष्टकूट के माध्यम से भी इन कुंडलियों को मिलाया जाए तो बहुत अच्छे गुण नहीं मिलते। और दोनों में ये जो सप्तम हाउस है वह मुझे पीड़ित दिखता है। भगवान न करे कि इनके बीच कोई अनबन हो, इनका जो आपसी तालमेल है वह अच्छा बना रहे, यह दाम्पत्य जीवन वर्षों वर्षों तक चले। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है और यह एक खास स्तर पे यह किसी हद तक जा सकता है। मैं इशारा ही कर सकता हूँ। अच्छा, इनका जो जो पुत्र भाव भी है वह भी थोड़ा पीड़ित है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए यथोचित शांति करवाई जानी चाहिए। रणवीर की कुंडली में भी और दीपिका पादुकोणे की भी कुंडली में जो शनि है, जो पंचम भाव का स्वामी है, वह अपने परम शत्रु के घर में और खराब भाव में, दूसरे भाव में बैठा है। और यहाँ आप इनको देखिएगा तो इनकी कुंडली में बृहस्पति आके बैठ गए हैं और बृहस्पति नीच का बैठा है। और बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि स्थान नाशो करे बृहस्पति, तो जहाँ बैठता है वहाँ स्थान को नाश करता है, दृष्टि इसकी अच्छी होती है। वैसे जो पुत्र भाव का स्वामी है वह शनि उच्च का है, लेकिन बृहस्पति के वहाँ आ जाने से पुत्र भाव भी, संतान भाव भी पीड़ित है। तो आज की बात हुई दीपिका पादुकोणे की। मेरा कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका नमन, आपका प्रणाम, आपको नमस्ते।